स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंत के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नींव पड़ गई थी। दुनिया में एक ऐसे इंसान का उदय हो रहा था जिसके लिए उसकी सनक, उसकी जिद और उसका गुरूर ही सब कुछ था। 20वीं सदी के उस क्रूर तानाशाह को ना सुनने की आदत नहीं थी। हारने से बेहतर वो मरना समझता था। इस तानाशाह का नाम था एडोल्फ हिटलर। तानाशाही और क्रूरता की दुनिया के बेताज बादशाह हिटलर के बारे में हम सभी बचपन से ही पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। वो किसी के लिए हीरो हो सकता है तो किसी के लिए विलेन, लेकिन असल में वो एक सनकी इंसान था। हिटलर नात्सी विचारधारा को मानता था। आम भाषा में कहें तो वो आर्य सिद्धांत को मानता था। उसी विचारधारा के तहत उसने लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आर्य तो भारत के लोग हैं, फिर हिटलर कैसे आर्य थ्योरी को मान सकता है? तो क्या थी हिटलर की आर्यन थ्योरी? क्या हिटलर आर्य था? भारत के लोगों के बारे में उसके क्या विचार थे? और नाजियों के सिंबल हाकेन क्रूएज और भारतीय स्वास्तिक के बीच क्या समानता है? आइए इन सभी सवालों के जवाब समझने की कोशिश करते हैं। आर्यन थ्योरी ऑफ हिटलर। दोस्तों, 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म हुआ था। पहले विश्व युद्ध के बाद जनवरी 1920 में उसे जर्मन वर्कर पार्टी का प्रोपेगेंडा चीफ बनाया गया। आने वाले महीनों में उसने पार्टी का नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी यानी नाजी पार्टी रख दिया। अप्रैल 1920 में उसने म्यूनिक के एक हॉल में पार्टी वर्कर्स के सामने एक स्पीच दी, जहां उसने वर्कर्स से एक सवाल पूछा कि मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स ने आधी दुनिया पर राज कायम कैसे कर लिया। कोई सवाल का जवाब देता, इससे पहले ही हिटलर ने बोला कि हमें भी यही करना चाहिए। लेकिन इससे पहले हुई मीटिंग के दौरान हिटलर ने भारतीयों के सपोर्ट में बात करते हुए कहा था कि भारत से कपास और रबर के निर्यात से भारतीयों को चूसा और उन्हें भूखा रहने पर मजबूर किया। क्या उन्हें ऐसा करने का हक है? दोनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत थीं। पार्टी वर्कर को समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाहता है। तब उसने अपने दोनों सवालों का जवाब एक शब्द से दिया, पावर यानी ताकत। उसने कहा, सारा मामला ताकत का है। अंग्रेजों के पास ताकत थी, इसलिए वो भारत के लोगों पर राज कर पाए, और उन्हें ऐसा करने का हक भी है, क्योंकि जिसके पास ताकत नहीं उसे अधिकार की बात करने का कोई हक नहीं। इसके बाद उसने कहा, जर्मनी के पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं है। मेन काम्फ में वो इसी विचार को एक दूसरे तरीके से कहता है। वो लिखता है, या तो जर्मनी वर्ल्ड पावर होगा या होगा ही नहीं। इसके बाद म्यूनिख पार्टी मीटिंग में उसने एक और सवाल किया, अंग्रेजों के पास शक्ति आई कहां से? इसका जवाब देते हुए उसने कहा, नस्ल। ब्रिटिश भारत पर इसलिए राज कर पाए क्योंकि वो बेहतर नस्ल के लोग थे। हिटलर के इस नस्ल वाली सोच को समझने के लिए हमें उसके दो सहयोगियों के विचार समझने होंगे। पहला ह्यूस्टन स्टीवर्ट चेम्बरलेन और दूसरा एल्फ्रेड रोजनबर्ग। ह्यूस्टन स्टीवर्ट चेम्बरलेन एक ब्रिटिश जर्मन फिलोसोफर था और वही हिटलर का बौद्धिक गुरु भी था। नस्लीय श्रेष्ठता का विचार हिटलर को चेम्बरलेन से ही मिला था। दरअसल चेम्बरलेन और उसके जैसे कई दार्शनिक उस वक्त समाज में भोगवाद और भौतिकवाद के सवाल से जूझ रहे थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जीवन जीने के तरीके को बेहतर कर दिया था। इसके साथ ही चर्च और धर्म की शक्ति कम होने लगी थी। नीत्शे द्वारा दिया गया स्टेटमेंट गॉड इज डेड फेमस हो चुका था और एथिक्स और मोरालिटी को साइंस से चुनौती मिलने लगी थी। चेम्बरलेन ने इस सब का हल नस्लवाद के जरिए निकाला। हालांकि चेम्बरलेन बहुत पहले से ही नस्लवाद का समर्थक रहा था, लेकिन जब 1888 में उसे भारतीय धर्मशास्त्र पढ़ने का मौका मिला तो उसने इसी नजर से भारतीय दर्शन को देखना शुरू किया। 19वीं सदी के मध्य में विलियम जोन्स नाम के एक ब्रिटिश स्कॉलर ने अपने शोध में संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा में बहुत सारी समानताएं पाईं और इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों को उसने नाम दिया आर्य। ये शब्द जो अब तक भारत में वैदिक परंपरा से जुड़ा था, वो एक नस्लीय पहचान बन गया। धीरे धीरे बाकी स्कॉलर्स ने पाया कि 40 और ऐसी भाषाएं थी जिनमें समान गुण थे। इनमें जर्मन और इंग्लिश भी शामिल थे। तब से यह सवाल उठा कि भारत और यूरोप के लोग एक जैसी भाषा कैसे बोल रहे थे। दरअसल संस्कृत भाषा इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा थी। ये विचार भी आम हो चला कि कुछ 1500 साल पहले आर्य भारत में सेंट्रल एशिया से आए थे। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए चेम्बरलेन ने दावा किया कि भारत में पहुंचे पहले लोग असल में जर्मन थे, जो कि नॉर्डिक नस्ल यानी आर्य थे। ये लोग फादरलैंड यानी जर्मनी से निकलकर एशिया के अलग अलग इलाकों में बस गए थे। चेम्बरलेन के अनुसार हिटलर भी नॉर्डिक नस्ल का यानी आर्य ही था। चेम्बरलेन भारतीय वेद और उपनिषद पढ़कर उनसे बड़ा प्रभावित हुआ था।
लेकिन इनमें मौजूद कई अच्छी बातों को छोड़कर उसने जाति प्रथा पर ही ध्यान दिया। नस्लीय बंटवारे के रूप में जाति प्रथा उसे बड़ा लॉजिकल सिस्टम लगा, जिसमें श्रेष्ठ नस्ल के लोग सबसे ऊपर और कमतर नस्ल के लोग नीचे थे। उसने दावा किया कि श्रेष्ठ आर्य लोगों ने वेदों और उपनिषदों को लिखा और दुनिया को भौतिकवाद से आगे बढ़ने की थियरी दी। जिस दूसरे व्यक्ति ने हिटलर को प्रभावित किया वो था एल्फ्रेड रोजनबर्ग। 1920 में हिटलर की रोजनबर्ग से मुलाकात हुई और हिटलर ने उसे नाजी पार्टी का मुखपत्र नेशनल सोशलिस्ट संचार एडिटर नियुक्त कर दिया। इसी के जरिए नाजी पार्टी ने नस्लीय श्रेष्ठता के विचार का प्रचार प्रसार किया। चेम्बरलेन की ही तरह रोजनबर्ग भी भारतीय इतिहास और संस्कृत भाषा में काफी दिलचस्पी रखता था। उसने भी वही सिद्धांत आगे बढ़ाया कि घोड़ों पे बैठकर नीली आंखों वाले जर्मन लोग भारत में घुसे और वहां काले लोगों पर अपना कब्जा कायम किया। उसने फ्रेंच डिप्लोमैट जोसेफ आर्थर की बात को दोहराते हुए कहा कि गोरे लंबे जर्मन आर्य सभी नस्लों से श्रेष्ठ हैं और इन्हीं लोगों ने भारत में उपनिषदों जैसे महान दर्शन की रचना की। रोजनबर्ग ने जाति व्यवस्था पर अपने विचार रखते हुए कहा कि काले मूल निवासियों से खुद को अलग रखने के लिए ही आर्यों ने वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की। वर्ण शब्द का एक अर्थ जाति था और एक अर्थ रंग। हिटलर इन्हीं सब बातों से काफी प्रभावित था। उसके लिए सही वही है जिसके हाथ में पावर है। उसके विचार में बिना पावर के सही होने का कोई मतलब नहीं है। आइए अब जानते हैं हिटलर ने आर्य जाति को ही ताकतवर क्यों माना। कॉन्सेप्ट ऑफ आर्यन रेस बीइंग स्ट्रांग। हिटलर की नजर में आर्य श्रेष्ठ थे, इसलिए वही सबसे ताकतवर थे, इसलिए वही दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने का अधिकार भी रखते थे। हिटलर की ये विचारधारा चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन नेचुरलिस्ट थे। उन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति को एक्सप्लेन किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी दी। इस थियरी के अनुसार जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यानी जो प्रजातियां नेचर के साथ तालमेल बैठा पाती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यहां हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को एक प्योरली नेचुरल प्रोसेस कहा था और उसमें इंसानी इंटरफेरेंस की वकालत उसने कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने समाज पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नाज़ीज की दलील बहुत सिंपल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वो जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करना है। हिटलर ने बस विभिन्न विचारों को उठाया और उन्हें अपने भ्रष्ट और गलत मंसूबों और जिद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। हिटलर की नजर में सभी लोगों को बराबरी का हक नहीं था। उसके अनुसार कोई इंसान या तो बेहतर या फिर कमतर है। उसके नजरिए में ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले, सुनहरे बालों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर और काली आंखों वाले, काले बालों वाले यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। ये तो बात हुई हिटलर के आर्य विचारों की, लेकिन भारत के लोग भी तो आर्य थे। तो क्या हिटलर भारतीयों को अपने बराबर समझता था? आइए जानते हैं हिटलर के भारतीयों के प्रति क्या विचार थे। हिटलर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियंस। हिटलर को भारतीयों से नफरत थी। वो भारतीयों को सही मायने में आर्य नहीं मानता था। दरअसल उसके गुरु स्टीवर्ट चेम्बरलेन ने थियोरी दी थी कि जर्मनी से भारत पहुंचे आर्यों ने ही उपनिषद जैसे महान ग्रंथों को जन्म दिया था। उन्होंने खुद को भारत के मूल निवासियों से अलग रखने के लिए जाति प्रथा की शुरुआत की थी, लेकिन फिर धीरे धीरे नस्ल में मिलावट हुई और भारतीय आर्य लुप्त हो गए। इन्हीं विचारों के चलते हिटलर भारतीयों को कमजोर नस्ल मानता था और ब्रिटिश शासन के हिंसा प्रयोग को इसी नाते जायज ठहराता था। भारतीयों को लेकर हिटलर के विचार हम इन नस्लवादी बातों से समझ सकते हैं। हिटलर की किताब मेन काम्फ के अनुसार हिटलर का कहना था कि मैं एक जर्मन होने के नाते इंडिया को इंग्लैंड डोमिनियन के अंडर देखना चाहूंगा, बजाय किसी और देश के। 1936 में एक राजनैतिक रैली को संबोधित करते हुए हिटलर ने कहा था कि भारतीय चल भी नहीं सकते, अंग्रेजों ने उन्हें सिखाया कि चलना क्या होता है। इसके अलावा समय समय पर उसने भारतीयों के लिए नस्लवादी शब्दों का इस्तेमाल किया। एक रैली में उसने कहा, भारत में ब्रिटिश राज जर्मनी के लिए एक मॉडल है और इंडिया इस बात का उदाहरण है कि ये गुलाम नस्ल के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। आजादी के आंदोलन को लेकर उसका मत था कि ये बेहतर नॉर्डिक नस्ल के खिलाफ नीची नस्ल के लोगों का विद्रोह था।
इंडियन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हुए उसने वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन को सलाह दी थी, गांधी को गोली क्यों नहीं मार देते। बात गांधी की नहीं थी। हिटलर मानता था कि भारतीय नीची नस्ल के हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई भी हिंसा जायज है। हिटलर भारतीयों को नीचा समझता था, लेकिन उसने हिंदू धर्म के स्वास्तिक को अपने झंडे में प्रतीक बनाया था। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं कैसे हिंदू स्वास्तिक से अलग है नाज़ी स्वास्तिक। डिफरेंस बिटवीन हेगन क्रूज एंड स्वास्तिक। स्वास्तिक या स्वास्तिका एक ज्यामितीय आकृति और एक धार्मिक प्रतीक है जो आमतौर पर भारतीयों, श्रीलंकाई, चीनी, जापानी और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाइयों द्वारा उपयोग किया जाता है। स्वास्तिक का पहली बार इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। ये शुभता, दिव्यता, आध्यात्मिकता और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में किया जाता है। पश्चिमी दुनिया में नाज़ी जर्मनों ने स्वास्तिक का इस्तेमाल हेंकेन क्रूज को तैयार करने के लिए किया था, जो आर्य जाति का प्रतीक बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध और यहूदियों के व्यवस्थित प्रलय के साथ आए नरसंहार के परिणाम स्वरूप कई यूरोपीय स्वास्तिक को हिटलर और उसकी नाज़ी पार्टी द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर नरसंहार के मार्मिक अनुस्मारक के रूप में मानते हैं। नाज़ियों के लिए स्वास्तिक जीवन बनाने और प्रभावित करने का प्रतीक था। बनावट की बात करें तो हिंदुओं के घरों में बनाए जाने वाले स्वास्तिक के चारों कोणों में 4 डॉट्स होते हैं। ये डॉट्स 4 वेदों के प्रतीक हैं, जबकि नाज़ी झंडे पर बने स्वास्तिक में ये डॉट्स नहीं थे। हिंदू धर्म में स्वास्तिक पीला और लाल रंग का इस्तेमाल होता है, जबकि नाज़ी झंडे में सफेद रंग की गोलाकार पट्टी में काले रंग का स्वास्तिक बना है। नाज़ी संघर्ष के प्रतीक के तौर पर इसका इस्तेमाल करते थे, जबकि हिंदू धर्म में यह शुभता और तरक्की का प्रतीक है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी कहानी हिटलर और उसकी आर्य विचारधारा की, जिसके तहत वो जर्मन को श्रेष्ठ मानता था। इसी विचारधारा के तहत उसने लाखों लोगों का नरसंहार किया। इस पर आपका क्या कहना है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।